नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे, आपके अपने पसंदीदा और निष्पक्ष डिबेट शो सबका हिसाब होगा लेकर हम संसद के बाहर खड़े हैं विजय चौक पर, और पिछले लगभग 80 घंटे से ज्यादा हो गए हैं हमारी ये महा कवरेज जारी है। सवाल महिला आरक्षण विधेयक को लेकर है जो लोकसभा से पास हो चुका है। उम्मीद है आज राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, लेकिन ये धरातल पर कब उतरेगा ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि इसमें ओबीसी का पेंच है, कोटे के अंदर कोटा। और तीसरा बड़ा सवाल उठा दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने कल इसके विरोध में मतदान किया था। 454 बनाम 2 विरोध में वोट पड़े। उनका कहना है ये एंटी मुस्लिम बिल है क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं का कोई भला होने वाला नहीं है। जब तक उनको इस महिला आरक्षण विधेयक के कोटे के अंदर हिस्सेदारी नहीं दी जाती तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। 2-3 अहम सवाल है यहां पर। महिला आरक्षण के इस विधेयक पर यह धर्म वाला प्रयोग क्यों? सवाल यह कि अगर आरक्षण का सवाल है तो फिर धर्म पर बवाल क्यों? और तीसरा और अहम सवाल कि क्या इस ओबीसी के पेंच की वजह से यह मामला लटक जाएगा या फिर आगे बढ़ पाएगा? कितनी तेजी से बढ़ पाएगा? कभी सुलझ पाएगा या नहीं सुलझ पाएगा? हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रेखा गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अभिनव थापर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरी दाहिने ओर हैं प्रियंका राणा जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ हैं सैयद जवाद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं इन सबसे चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। To the OBC women and to the Muslim women, sir, where their representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। जब आप कानून ला रहे हैं जिनके लिए, अब उन्हीं को नहीं देंगे कि ओबीसी को और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट दिए ताकि कम से कम मालूम हो सके कि भाई ये 2 एमपीज थे जो ओबीसी महिला के लिए और मुस्लिम महिला के लिए उनके इंक्लूजन के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आज दुनिया की आधी आबादी 50% हो गई तो लाना चाहिए और आना भी चाहिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। तो आपने सबकी प्रतिक्रियाएं देखी, सभी पार्टियों की, क्या क्या कहा गया। रेखा गुप्ता जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। रेखा गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, जिसका लंबे अरसे से इंतजार था वो आज इंतजार खत्म होता दिख रहा है, लेकिन अभी ये इंतजार अधूरा है क्योंकि इसमें पेच कई सारे हैं। एआईएमआईएम ने खुलकर विरोध किया, पहली पार्टी जिसने कहा कि हम विरोध में वोट करेंगे, उन्होंने किया भी। उनका सीधा कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी ऑलरेडी कम है और आप अगर उनको इस आरक्षण से वंचित कीजिएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं इस आरक्षण का। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को वंचित किया जाना, धर्म के आधार पे कब आपको आरक्षण मिला है? आज जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, आपको किसने मना किया है? आपका किसी ने हाथ पकड़ा? आप अपनी पार्टी में मुस्लिम महिलाओं को दीजिए ना।
आप नहीं करेंगे, आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, आप महिलाओं के विकास का कोई भी काम हो उसका विरोध करते हैं। आज इतना बड़ा मुद्दा, इतने सालों बाद, भारत की आज़ादी के 70-75 साल बाद जब महिलाओं का आरक्षण बिल ये पास होता है तो आप इसका विरोध करते हैं। और विरोध की बात कहें तो ऐसा कौन सा अच्छा काम है भारतवर्ष का जिसके होने पे आपने विरोध ना किया हो। आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध किया, आप जैसे लोगों ने तो वैक्सीन का भी विरोध किया, आप जैसे लोगों ने हर चीज का विरोध किया। तो ये एक अगला माइलस्टोन है जिसका विरोध आपने किया है। आपको कोई भी अच्छा काम महिलाओं के हित में सुहाता ही नहीं है, हजम ही नहीं होता है। जी, आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने महिलाओं को टिकट दिया, बीजेपी ने कितने को दिया? 33% दिया टिकट। बीजेपी ने महिलाओं को पार्टी में 33% रिजर्वेशन सबसे पहले दिया। आज टॉप से लेके बॉटम तक जितनी यूनिट भारतीय जनता पार्टी की है, हर जगह महिलाओं का रिजर्वेशन है। यहाँ तक कि पार्टी की महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पे भी महिलाएं अधिकतर जगह, प्रदेश की अध्यक्षों वाले, पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी जैसे पदों पे भी। और जितनी ज़्यादा टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आज 78 महिलाएं सांसद बनकर के यदि आई है, सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, सबसे बड़े दिमाग, सबसे बड़े दिल की पार्टी यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से लूंगा कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व करने वाली पार्टी बीजेपी ही है। मैं कांग्रेस से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मुस्लिम फैक्टर पर मैं सैयद जवाद आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। धर्म के आधार पर जब संविधान में प्रावधान ही नहीं है तो ये मांग क्यों? एक बड़ा मशहूर शेर है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरक्षण विरोधी लोग आज ये आरक्षण समर्थन कर सकते नहीं कर सकते? तमाम उम्र इनकी जो है विरोध में निकल गई। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस आजादी का विरोध करने वाले भी यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग, उस वक्त आरएसएस के लोग। संविधान बना, संविधान का विरोध इन्होंने करा। उसके बाद देश के अंदर तिरंगा बना, तिरंगे का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने करा। उसके बाद इस देश के अंदर जब इस रुक जाइए, सबर कर लीजिए मैडम, आपके टर्म पे नहीं बोला मैं। उसके बाद जिस वक्त इस देश के अंदर आरक्षण आ रहा था, मंडल और कमंडल की राजनीति करके अपनी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाले लोग आज वो महिला सम्मान की बात करेंगे। पूछिए ना जाकर के, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह तो आज भी बैठे हुए हैं ना, पूछिए ना जाके, अजय मिश्र टेनी आज भी बैठे हुए हैं ना। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं, 70 से 80 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आरोप हैं। क्या करेंगे जाकर के उनके लिए? ये ढकोसलेबाजी करना, चुनावी स्टंटबाजी करना, ये सब देश जानता और देश देख भी रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां चुनाव की स्थिति अच्छी नहीं। 2024 में भी साहब को जो है सूरत धुंधली नजर आती है, तो उस पर बात नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर सुन लीजिए, आप पूरी बात करें। माननीय प्रधानमंत्री जो एक तरफ मुसलमानों के लिए एक बात करते हैं, पासमानदा का कार्ड खेलते हैं, एक भी ऐसा सांसद नहीं है जिसको आपने टिकट दिया हुआ। लोकसभा छोड़िए, विधानसभा छोड़िए, कहां दे रहे हैं टिकट आकर के? और एक तरफ कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि भाई साहब महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पासमानदाओं का बड़ा जो है उत्थान कर रहे हैं। क्या हुआ आज तक? पासमानदाओं को टिकट दे दिया। कितने मुसलमानों को दिया आपने? कितने मुसलमानों को टिकट दिया? देखिए, ये जो लोग हैं ना, केवल और केवल इनको एक ऐसा संदेश देना है जनता में कि कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं पूछती हूँ इनसे कि आज तक इन्होंने कभी आवाज उठाई ट्रिपल तलाक के लिए? कि ट्रिपल तलाक के कारण से जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं वहाँ ट्रिपल तलाक नहीं है, भारत में था। आज वो कांग्रेस सरकार जो राजीव गांधी देखिए, मैंने आपकी बात में डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात पूरी होने दीजिए। शाहबानो केस के बाद में सरकार कानून बना देती है कि महिलाओं को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। ये वो बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है जो ट्रिपल तलाक मेंटेनेंस। संगठन के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। ये तो भाई साहब कुछ भी कहते हैं, इन्होंने तो 15 लाख रुपए भी दे दिए। हम करते हैं मैडम, आपने बोला, मैं बहुत शालीनता से आप बोल रही थी और मैं सुन रहा था। अब थोड़ा बड़ा जिगरा रखिए, आप मेरे से उम्र में भी बड़ी हैं, पद में भी बड़ी हैं, हर चीज में बड़ी हैं, थोड़ा बड़ा जिगरा रखिए। सुनिए,
अब पहले बात करते हैं आपके मुद्दे पे, विमेन रिजर्वेशन बिल सबसे पहले कौन लाया, किसने किया। 9 मार्च 2010 राज्यसभा में हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। 2008 में हम लोग लाए थे यूपीए 1 में। 96 में फिर कौन लाया था? 2010 में हमारा पास हुआ। 96 में कौन लाया था? 96 में कौन लाया या कौन नहीं लाया, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 1996 में कौन लेकर आया था? मैं आपको 2010 की बात बता रहा हूँ। 1996 में देश के पीएम कौन थे? 1996 में देश के पीएम थे एचडी देवेगौड़ा साहब, और उससे पहले थे हमारे क्या नाम है, पीवी नरसिम्हा राव। अरे देवेगौड़ा जी को ये गिनती में नहीं रखते, ओबीसी प्रधानमंत्री थे। नहीं, ओबीसी और एसटी। आज तो वो बिल देवेगौड़ा जी के समय नहीं आया था। नहीं, जो पास हुआ मैं उसकी बात बता रहा हूँ। ये बताइए कि हमारे समय पास किया 9 मार्च 2010 मैंने। 9 मार्च शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। ठीक है, प्लीज प्रत्युष जी, आप थोड़ा नाराज लग रहे हैं नहीं, कांग्रेस से। नहीं लग रहा हूं, मैं कोई थोड़ा बात सा नहीं, आप कोई 96 बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ये नॉर्मल सी बात है। आजकल हमारे काफी मीडिया वाले नाराज भी रहते हैं हमसे, कोई बात नहीं। तो मैं फिर भी शालीनता से आपको बता रहा हूँ, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में हमने बिल पास किया। उस बिल पास करने के बाद लोकसभा में हमारे नंबर्स नहीं थे, वो बिल पास नहीं हो पाया। वो बिल में 1/3 विमेन मेजोरिटी थी, ठीक है, सॉरी विमेन रिजर्वेशन। एक मिनट मैडम, आ रहा हूँ आपके ओबीसी एससी सब पे आ रहा हूँ। उसमें विमेन रिजर्वेशन था, ठीक है, 1/3 विदाउट एनी क्लॉजेस। आज जो बिल पास हुआ है उसमें 2 इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं। आर्टिकल 81/3 पहले हमको सेंसस कराना है, उसके बाद आर्टिकल 82 हमें डिलिमिटेशन कराना है। अब जो रेखा जी ये बता रही थी, तो मैं इनको बता देता हूँ। हमारा सेंसस लास्ट हुआ था इस देश में 2011 में, 2021 में हमारे समय में नहीं हुआ, देश के समय में हुआ। 2011 आपका समय, 2011 आपका समय है, ठीक है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ, 2021 में उसका ड्यू था। इन्होंने कहा कोविड है, ठीक है, कोविड की वजह से हम आगे कर सकते थे। 22 में कोविड नहीं था, 23 में कोविड नहीं था। आज हम 9.5 साल बाद इस बिल को ला रहे हैं और उसमें 2 क्लॉजेस के साथ ला रहे हैं। पहला सेंसस, दूसरा डिलिमिटेशन। सेंसस जो अब हमारा अगला होगा वो 2026 में होगा। 26 में सेंसस होते होते, क्योंकि 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन है, 26 में नेचुरली और ज़्यादा होगी, तो वो सेंसस को करते करते 4-5 साल लग जाएंगे, हो जाएगा 30-31। फिर 31 के बाद हम उस डिलिमिटेशन में आएंगे। डिलिमिटेशन में 2 से 3 साल लगेंगे, तो हो जाएगा 2033-34। तो जैसे कह रहे हैं 2029, तो यह ना 29 में लगने वाला है ना 34 में, ये 2039 में लगेगा। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। 2039 में। और ये इतना बड़ा इन्होंने जुमला और इतना बड़ा ये कहते हैं ना, बिल्ली के भाग के एक छींका दे दिया, बिल्ली खड़ी है, छींका फूटेगा और मेरे को मिलेगा। और एक और इसकी बहुत बड़ी टेक्निकल इसमें इशू आएगा। आज मैं कोई भी ऑर्डर पास करता हूं, उसकी एक सैंक्टिटी होती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसा कोई अनडिफाइंड या कोई विदाउट एनी पीरियड कोई ऑर्डर नहीं होता कि आप उस ऑर्डर को दिए जाओ कि तो आपने 2023 में एक बिल पास कर दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी 2038 में या 2039 में। 15 साल बाद कौन भयो क्या होगा देश में और कैसे होगा, उस समय के हालात क्या होंगे, उस समय की पॉपुलेशन किस तरीके से होगी, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या होगी, हम किस पे रहेंगे, ये सारी बातें, इतना बड़ा इन्होंने जुमला दिया। पॉइंट उठाया, सेंसस का आपने पॉइंट उठाया। आपने कहा कि इससे पहले अभी मैं एक मिनट, मेरे को 30 सेकंड, मैं महिला रिजर्वेशन की मैं क्लोज कर रहा हूँ। महिला रिजर्वेशन पे राजीव जी ने 1988 में, जो हमारा 89 में ग्राम पंचायत में जो 1/3 का रिजर्वेशन दिया था, और उसको फाइनली वो नरसिम्हा राव जी के टाइम में जाके पास हुआ, उसमें ऐसा कोई डिलिमिटेशन या कोई क्लॉज नहीं था। आज रेखा गुप्ता जी जो इतने उससे कह रही हैं मैं पार्षद हूँ और मैंने ये किया और मैं इस पद पे पहुंची हूँ, वो राजीव गांधी जी की देन है। रेखा जी, वो राजीव गांधी जी की देन है। 14 लाख से ज्यादा महिलाएं पूरे देश में पंचायत में है, 14 लाख से ज्यादा महिलाएं। 2024 में जो सरकार 40% से ज्यादा आयोग बनेगा, जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग तय करेगा, परिसीमन होगा, उसके बाद ही महिला आरक्षण मिल पाएगा। लेकिन सवाल है कि इसमें जो 2-3 पेंच है प्रियंका जी, पहला जनगणना, ओबीसी का पेंच, उसके लिए जातीय जनगणना। तो भाई कांग्रेस की सरकार 2011 में जो सेंसस करवा चुकी थी, जिसमें 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके थे, वो जारी नहीं कर पाई। उसके बाद आती है बीजेपी सरकार, उसने भी जारी नहीं किया, हलफनामा दिया कोर्ट में कि हम जारी नहीं करेंगे। क्या तो उसमें त्रुटियां थी। हमारा आपका पैसा सेंसस में लग गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, आज तक आया नहीं। क्या वजह है बीजेपी और कांग्रेस की कि वो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करना चाहती? सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम। आरक्षण इसलिए नहीं चाहिए
कि कमजोर हूं मैं। आरक्षण इसलिए चाहिए कि देश की सपोर्ट हूं मैं। कोई भी देश महिलाओं के साथ कंधे से कंधा ना मिला सके, उसमें प्रगति नहीं हो सकती है। ये बात समझ लेनी चाहिए और ये बात शायद 9.5 साल बाद बीजेपी सरकार को समझ में आ गया कि अगर हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो पूरा ना किया गया, अगर महिलाओं को हम वो अधिकार ना दे पाए, तो शायद हमारी सीट हिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपने रेगिस्तान के अंदर पानी तो दिखा दिया महिलाओं को, लेकिन ये पानी जो है ये कब पीना है? आज पीना है, कल पीना है, परसों पीना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, किसी को पता ही नहीं है। ऐसा बिल आप मुझे बताइए, देश में या विदेश के अंदर, किसी भी देश के अंदर ऐसा बिल कभी आया हो कि जो पास तो हो जाएगा, लेकिन वो पास होने के बाद कब लागू होगा किसी को नहीं पता है। इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है, आपको पता है कि आपका जनगणना होनी है, डिलिमिटेशन होना है, लेकिन उसके बाद आप किसी को कुछ नहीं बताते, एक सस्पेंस रखते हैं कि भाई हम तो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम धरती के ऊपर अवतरित ही इसलिए हुए हैं कि हमें महिलाओं का उद्धार करना है। लेकिन वहीं जब महिला पहलवान जंतर मंतर पे धरना देती है तो कोई महिला, बीजेपी की कोई भी महिला मंत्री या उसकी कार्यकर्ता वहां मिलने नहीं जाती है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। उसके बाद मणिपुर में घटना होती है, तब भी विपक्ष ऑब्जेक्शन उठाती है, तब जाके सदन में बोला जाता है, उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं। मणिपुर से लेकर हरियाणा तक सब जल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। और इन सरकार के ऊपर तो मुझे एक गाना याद आता है, अगर आप कहें तो मैं सुना देती हूँ। दगाबाज रे है दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े दगाबाज रे। किसी खास दल के लिए, तमाम नेताओं के लिए? वो समझ जाएंगे सर, इसको अच्छा। पूरा सुन लीजिए, वो अपने आप समझ जाएंगे। अच्छा। दगाबाज रे है दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े जुमलेबाज रे, फिरकी बाज रे है हमरे नेता बड़े धोखेबाज रे। अब ये बताइए, धोखा नहीं है तो क्या है? ये बिल वैसा ही है जैसा हमको वादा किया गया था। रेखा जी, इन्होंने कहा कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका है, दूर से पानी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहां पर पानी मिलेगा नहीं आपको। देश की आजादी के कई दशकों तक चलता रहा, जिस देश में महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए व्यवस्था ना हो, जिन्हें खुले में शौच जाना पड़ता हो, वो भारतवर्ष किसके शासनकाल में रहा? वहाँ पे जहाँ चूल्हे के धुएं में महिलाएं अपनी आंख जलाती हो, वो किसके शासनकाल में था? मैम, आपसे बिल के ऊपर बात हो रही है, मुद्दे के ऊपर बात हो रही है। मैडम, आप घुमा रही हैं। 15 लाख रुपए से लेके और ये भाषण देने की जगह है या डिबेट की जगह है? पहले तो एंकर साहब आप ये बताइए। खरे साहब, मोदी जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी। एक आप मिनट, गाना एक गा रही थी, आप कुछ कर रही थी, आप शांत रहिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आपने अपनी बारी में पूरा सब कुछ कहा, मुझे नहीं पता आप दूसरी नेहा राठौर बनने की प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतनी गड्ढे भरी जमीन, जहाँ जितनी गड्ढे भरी जमीन जो मिली मोदी सरकार को, कितने वर्ष तो इन्हीं चीजों में काम करने में कि आज 12 करोड़ घरों में शौचालय बने, आज 9 करोड़ बहनों को एलपीजी सिलेंडर दिया जाए। एक सेकंड रेखा जी, आपने रेखा जी उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, आपने कहा शौचालय, आपने कहा जनधन अकाउंट, सब महिलाओं के लिए आपने किया। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए लेकर आए। एक सेकंड, पहले एक सेकंड वैभव जी, जरा एक सेकंड, इतनी सारी चीजें आपने कर दी महिलाओं के लिए, जिससे महिलाओं का भला होता। ये बात आपको भी पता थी कि जब ये महिला आरक्षण विधेयक आएगा तो उसकी प्रक्रिया लंबी होगी। तो जो 2014 में बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो जैसे ही 2014 में आप आए थे, उसी वक्त आप लेकर आते, 9 साल में आज वो मृग मरीचिका नहीं रहती, उसका फायदा महिलाओं को मिल रहा होता। 9 साल की देरी क्यों? अभी भी जो 2010 में हमारा बिल रुका है, इनके नंबर्स हैं लोकसभा में, जो 2010 का बिल था, किस चीज में निकल रहा है? या तो इनको बोलने दीजिए या मैं बोलूं। यदि प्रश्न आपने मुझसे किया है, प्रश्न यदि आपने मुझसे किया तो नहीं, बिल्कुल। अरे रेखा जी बताइए। नहीं, एक सेकंड रेखा जी, जरा उनको मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए, प्लीज बोलिए, प्लीज रेखा जी। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश की परिस्थितियां रही हैं, एक के बाद एक काम जो हुए,
उनमें से कौन सा ऐसा अनइम्पोर्टेंट काम था जो नहीं होना चाहिए था? ये इक्वली इम्पोर्टेंट था, परंतु जिस समय इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां आई वो काम उस समय किया गया। आपने कहा 2024 का इलेक्शन जनगणना होनी चाहिए थी। सबको मालूम है किस प्रकार से पूरा का पूरा विश्व कोविड की गिरफ्त में था। उस समय जो काम किया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट था, कोविड वैक्सीन का बनना, पूरे 130 करोड़ लोगों की जान बचना। वैक्सीन कोविड से पहले इस देश में अनुकूल परिस्थिति जब होती है तब होता है। शाबाशी देनी तो ये बताइए, जातीय जनगणना करवाइएगा ना, ओबीसी कोटा देना पड़ेगा महिलाओं को, करवाइएगा। काम सभी होंगे, पारदर्शिता से काम होंगे। हम वो लोग नहीं है जो कानून का उल्लंघन करके चले। कल को बताया ना अमित शाह जी ने कि वायनाड जैसी सीट अगर महिला हो जाएगी तो ये कहेंगे जानबूझ के मोदी जी ने कर दिया। तो जो काम करना है उसको पारदर्शिता से करना है, कानूनी तरीके से करना है। बीजेपी से मांगा जा रहा है, ये हिसाब तो आपसे भी मांगा जाएगा। आपको भी जब पता था तो 10 साल तो आपके पास भी थे, तो बता तो रहे हैं, क्यों नहीं किया भाई साहब? अब आपने तो भाई जातिगत जनगणना भी करा ली, लेकिन जारी नहीं कर पाया। जवाब दे दूं? हाँ, दीजिए। 2004 में यूपीए 1 आई, हमारे नंबर्स थे 145 कांग्रेस के, हमारी गठबंधन की सरकार थी। 145 नंबर्स में भी हमने वो बिल दोबारा लाने का 2008 में हम लोग लाए, स्टैंडिंग कमेटी में गया। 2009 में जब हमारी दोबारा गवर्नमेंट आई, स्टैंडिंग कमेटी पे रिपोर्ट आई और 2010 मार्च में राज्यसभा से वो पास हो गया। लोकसभा में उस समय भी हमारे नंबर 200 के आसपास थे। आपके नंबर्स कितने हैं? 300 पार हैं। इंडिविजुअल बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास हमेशा नंबर्स, हमारी इंटेंशन में कभी प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे साथ नंबर्स का इशू था। एक सेकंड की मजबूरी थी नहीं, अब मैं प्रत्युष जी, आप मेरे को बोलने नहीं देते। एक सेकंड, दूसरी बार हो गया, जब मैं बोल रहा हूँ आप मेरे को टोक देते हैं। मैं तो बीजेपी को भी टोक रहा हूं। आपने उनको नहीं टोक रहे हैं, आप बोलने दीजिए, है ना। 2010 का मैं बता रहा हूँ, जब वो राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में हमारे पास नंबर्स नहीं थे। हम जब गवर्नमेंट से बाहर हुए, अगर आपकी इंटेंशन थी, वो बिल एज इट इज पड़ा है। 2014 में, 15 में, 16 में आप कभी भी लाके उसको कर सकते थे। ना तो उसमें सेंसस का कोई पेज था, ना उसमें डिलिमिटेशन की बात थी। वो बिल अभी भी पड़ा है, आप उसको कल सुबह भी लाके उस बिल को पास कर सकते हैं। 1/3 महिलाओं को 2024 का जो इलेक्शन है, इसी में उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। बट आपने उसमें कितना पेज, और आप अमर बेल ले आओ और कैलाश पर्वत में जाओ और ऐसा करो और ये करो और वो करो, ये है। अब जहाँ तक ये बात मैडम ने कहा ना कि जब तक ब्रह्मा जी का अवतार हुआ और उसके बाद ही देश में ये हुआ, तो उस ब्रह्मा जी के अवतार के बाद में भी 2-3 बातें आपको मैं बता देता हूँ। महिलाओं के बारे में बीजेपी की क्या ख्याल है, अभी आप लोगों ने बताया यहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह और मणिपुर एपिसोड, मैं बोलूँगा नहीं, बस एक बात बताऊँगा। दोनों इतने गंभीर मसले थे, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद एफआईआर हो पाई। एक थानेदार, एक चौकीदार, एक एसएसपी की हिम्मत नहीं हुई इनके नेताओं के खिलाफ एफआईआर लिखने की। उसके बाद मैं उत्तराखंड से आता हूं, हमारे प्रदेश में एक बेटी अंकिता भंडारी, उसका मर्डर हुआ बीजेपी के नेताओं के होटल में। उसके साथ क्या क्या हुआ आप लोगों को सब पता है, आपने भी अपने चैनल्स में चलाया। 1 साल हो गया उस बेटी का मर्डर हुए हुए, 18 सितंबर को। 1 साल के बीच में इन्होंने वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। और जो इनका मंत्री है, एक सेकंड, जो इनका मंत्री है, जो इनका मंत्री है, सही जवाब जो इनका मंत्री है कि हमारा जो सेंसस था जो हमने करवाया, वो मंत्री ये कहते हैं कि वीआईपी कमरा बन गया। ये जारी नहीं कर पाए, वजह भी नहीं बता रहे क्या? उसके आधार पर अरे जारी करने के लिए किसी ने रोका नहीं था किसी ने जारी करने। राज्यसभा से तो पास जनगणना की बात कर रहा है, जनगणना, उसके लिए किसी ने नहीं रोका था। मैं कह रहा हूं कि बिना उसके ओबीसी कोटा कैसे निर्धारित हो पाएगा? दो आपके सवाल भी बहुत अच्छे हैं और दमदार, लेकिन मुझे अभी ये सब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने सेशन भी बुलाया, चीज़ें भी करी, इन सबसे हासिल क्या हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाड़ा ने अलग। अब आपको बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ। अब सुन लीजिए, सब्र कर लीजिए मोहतरमा, फिर बोलें। रीज़न ये था, अगर आपको लेकर के आना ही था तो जब आपका दूसरा टर्म कंप्लीट हुआ था तो आप उसके स्टार्टिंग में ही ले आते। बारिश तेज हो गई है, इसलिए अभी इस जगह पर पॉसिबल नहीं है कि हम इस डिबेट को कंटिन्यू कर पाए। मैं सीधे स्टूडियो अपने सहयोगी का रुख करता हूं। तो प्रत्युष को आप अभी सुन रहे थे। प्रत्युष जहां से डिबेट कर रहे थे वहां काफी तेज बारिश हो रही है, यानी कि सदन के बाहर, ठीक बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और डिबेट हम आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे ही बारिश थमेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं।